अच्छा, ये फरमाएं कि एक सवाल जो अभी उठ रहा है कि एक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की तरफ से। अब फुल कोर्ट वो 13 रुकनी बैठ के नज़र षानी की दरख्वास्त देखेगा या ये नज़र षानी भी 5 रुकनी या 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएगा? क्या 7 मेंबर बेंच जो है वो 13 मेंबर बेंच के फ़ैसले को रिवर्स कर सकता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये फॉर ऑल दी पर्पसेस जो है वो पार्ट है उसका सुप्रीम कोर्ट का। अब जब पार्ट एंड पार्सल है उस सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर उनकी स्ट्रेंथ अगर उससे कम होगी, जितने जो बड़े बेंच ने अगर फैसला किया उसका छोटा बेंच बैठ के उसको किस तरह से अप्रूव कर सकेगा, ये सवाल जो है शायद ना किसी ने सोचा ना किसी ने इसके ऊपर जो है ना इसका सोल्यूशन दिया। और जब ये मामला आएगा तो फिर उसके बाद जो है ना फिर अगेन आपको मुश्किल पेश आएगी और भी बहुत सारी मुश्किलें पेश आएंगी। फर्ज कर लीजिए कि आप जो है ना वो एक बेंच बना देते हैं, 5 मेंबर्स का बेंच बना देते हैं और उसमें कोई एक रिक्यूज कर देता है, तब क्या करेंगे? कोई फिर को उसका कोई जवाब पता नहीं है। अच्छा। बहुत सी चीजों का जवाब हमें नहीं पता इस वक्त। हमारे पास इसके प्रेसिडेंट्स भी मौजूद नहीं है। बाज़ औक़ात हम हदायत पाते हैं उन नज़ायर से, उन प्रेसिडेंट से जो कि कोर्ट की बन गई होती हैं उस वक्त तक। सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत सारी जो है ना इस वक्त हमको फॉरेन जो स्टूडेंट्स डेवलप हो गया हुआ है वो हमें पता होता है। अब क्या बनेगा, क्या होगा, कहाँ पे कौन से सवाल पैदा होंगे, ये हर रोज का मसला होगा। तो कामरान साहब, जब ये सब इतने अभाम हैं, इतने सवालात हैं, जब ये तरमीम पास हो रही थी, पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, बिलावल साहब क्लेम करते हैं कि 1 महीना हमारी मुशावरत रही, आप लोग कहते हैं कि 56 से 22 शिकों पे इनको लाया, तो क्या उस वक्त आपकी तरफ से ये इनपुट नहीं थी? और अगर थी तो इस पे हुक्मरान जमातों का क्या मौक़िफ़ था? देखिए, हमारी इनपुट वो थी कि उसने भी कर दिया था। मेरे ख्याल सबसे पहले किसी पार्टी ने अगर अपनी जो अपना इनपुट दी थी उसको पब्लिक किया था तो JUI थी और वो सबकी नज़र में आ गई थी। उसके बाद तो आखिरी दिन तक तो 3 जो है इनके पास डॉक्यूमेंट थे और उस 3 डॉक्यूमेंट्स में उसमें जो साथ बात चल रही थी कि अगर ऐसा ना किया तो फिर ये शिकें जो है ना वो ड्रॉप हो जाएंगी, फिर ओरिजिनल आ जाएगा और इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा। इस तरह के मामला चल रहे थे। किसी एक डॉक्यूमेंट पे कंसेंसस नहीं था, किसी एक डॉक्यूमेंट को दिखाया नहीं था, बल्कि उसमें कहीं एक जो इसमें ये स्पेशल बेंचेस के हवाले से प्रिजाइडिंग अफसर वाला और उनका जो सीरियल नंबर जो टेबल बना हुआ है उसमें सीरियल जो है ना वो तो तारड़ साहब से वहाँ खड़े खड़े तब्दील करवाया कि जी इसके ऊपर तो हमने आपको ये कहा था और आपने इस पर ये माना था। अब वहाँ खड़े खड़े जो है ना उस पर अमेंडमेंट्स हो सकती है ये या कितना जो है ना वो आप उसको देख सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। मगर मोटी मोटी चीजें देख के भाई कुछ ज्यादा तो तकलीफदेह बातें नहीं है। हमने आगे बात चलाई है कि चले हमारी भी 5 शिकें जो है इसमें निकल जाएंगी और हमें भी कुछ बेनिफिट, बाकी तो इनका वैसे भी बंदे हुए। सही, तो ये तासुर दुरुस्त है कि आपको भी बंदे अपने टूटने का अंदेशा था, PTI को तो खैर था ही सही, और फिर वो ये धमकी भी दे रहे थे या ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम वो तमाम शिकें मंजूर करा लेंगे जिसको आपने और मौलाना फजल रहमान साहब ने काला साहब करार दिया था। अच्छा, ये फरमाएं कि क्या आपके तर्जमान ने, JUI के तर्जमान ने कहा कि हमसे ये वादा किया गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर जज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन वहाँ कमेटी में जाके मुकर गए और सिर्फ आपका वोट पड़ा, तो क्या ऐसा वादा हुआ था आपसे? इसको मैं आपके इस फिक्रे को रीफ्रेज करता हूँ, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग जरूर मौजूद थी। अच्छा। उसको ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी और कई दफा ये बात हुई थी। तो जब उसमें सीनियरिटी का जो है ना वो जब इन्होंने वो कहा कि जी सीनियरिटी में पैनल होना चाहिए और हर जगह पे होता है, और इसको जब डिबेट कर रहे थे तो फिर हमने कहा था कि इसको अगली दफा के लिए कर लीजिए और इस दफा के लिए नोटिफिकेशन पहले कर दीजिए एज अ गुड जेस्चर। तो उन्होंने कहा कि नहीं होंगे वही, अब उसको आप वादा कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, उससे कमतर लेवल की चीज कह लें, उससे अपर लेवल की चीज कह लें, मगर ये बात यकीनन जो है ना ये हुई थी और आपने देखा कि इस बात की कोई जो है ना वो तरदीद नहीं आई है अभी तक। गो कि वो एक स्टेप ऊपर की बात कर रहे हैं मगर मैं एक स्टेप नीचे की बात कर रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग बहरहाल मौजूद थी। सही है। अच्छा कामरान साहब, 56 शिकें थी जिसमें से 22 मंजूर हुई हैं, 34 शिकें निकलवाई गई हैं, क्योंकि PTI बड़ा कलीदी किरदार रहा, मौलाना उनके साथ रवाबित कॉरस्पॉन्डेंस एक ब्रिज का किरदार था मौलाना का हुकूमत और PTI के बीच। 34 शिकें जो निकली हैं उनमें से कितनी PTI की फरमाइश पे निकाली गई हैं? देखिए
कि पीटीआई की फरमाइश पे तो सिर्फ एक ही निकली है, बाकी तो हमने अपनी फरमाइश पे निकाली है। पीटीआई की जो फरमाइश पे 2 फरमाइश थी, उसमें जिस वक्त तारड़ साहब जो है वो अपना डिबेट कर रहे थे, जिस वक्त जो है इसको अपना पेश कर रहे थे, तो उस वक्त मुझे अपोजिशन चैम्बर से जो है एक मैसेज आया कि 2 मिनट तकलीफ करे, जरा बाहर आ जाए। मैं गया तो फिर जी पीटीआई के दोस्त जो सरकर्दा कामरान साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, थोड़ी आवाज़ में खलल था, आप रिपीट कर दें काइंडली। मैं रिपीट कर देता हूँ कि 2 चीज़ों पे उन्होंने कहा है कि ये प्रिजाइडिंग अफसर वाले, ये जो प्रिजाइडिंग जज वाली बात थी, ये उसको दूसरे नंबर पे रखा हुआ था। प्रिजाइडिंग जज का उन्होंने कहा कि आपने हमें बताया था कि आपने सीनियर जज का जो है इनसे जो है ना वो एग्री करवाया इस बात पे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये हमने करवाया था। उन्होंने कहा कि इन्होंने फिर ऐसे ही कर दिया। मैंने कहा मैं जाके बात करता हूँ। दूसरा कहा था कि ये जो 8 और 4 का तनासुब है इसमें कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में, ये देखिए उधर से नेशन से ये बराबर होने चाहिए। तो ये 2 बातें जो है ना उस वक्त ये मुझे कही गई थी। दोनों बातों को लेके मैं आया और फिर तारड़ साहब उस वक्त लेग्स पे थे। मैंने उनको कहा कि तारड़ साहब एक बात तो कि मेरे साथ आपकी तय हुई थी कि प्रिजाइडिंग जज का लफ्ज नहीं होगा, और ये भी तय हुआ था कि वो सीरियल 3 पे होंगे, जो सीनियर जज होंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, और उससे पहले जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से मशवरा किया, दोनों के सामने, चूंकि ये बात भी उनके साथ हुई थी, तो देन जो है ना उन्होंने कहा कि जी ठीक कर देते हैं। फिर खड़े खड़े इस बात को ठीक कर दिया। दूसरा जो मामला था उसमें उन्होंने कहा कि देखो ये हमने बारो किया है वो इलेक्शन कमीशन वाले मामले से, वहाँ पे भी 8 और 4 का तनासुब है। और दूसरी बात ये है कि एक हाउस है 336 का और एक 100+ का। अब आप बताओ कि ये रेशो जो है 8 और 4 की मुनासिब है या नहीं। तो बात उनकी जो है ना दुरुस्त थी तारड़ साहब की, मैं क्या उस बात से। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये दूसरी बात शायद हम नहीं उसको मनवा सकते, मगर पहली बात हमने मनवा ली और उस चीज को मनवाई है। बाकी रिमेनिंग तो ये जो आर्टिकल 8 वाली बात थी, आर्टिकल 199 वाली बात थी, 51 वाली बात थी, 63 वाली थी, 106 वाली थी, ये सारा जेडवाई ने अपने तौर पे ये सारा कुछ किया था। आर्टिकल 200 वाली जजों की ट्रांसफर वाली बात थी, ये तो हमारा अपना जो है ना वो निकालने में अपना किरदार था। अभी अब अगर 27वीं तरमीम आती है, इस तरमीम के अंदर जो खामियां हैं वो दूर करने के लिए आती हैं, या उसमें जो चीज़ें रह गई उस वक्त मंजूर नहीं करा सके, हुकूमत दोबारा मंजूर कराने की कोशिश करती है 199 के हवाले से, 200 के हवाले से, 8 के हवाले से। तो जमीयत उलमा इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या होगा? पहले मुसवदा लेगी, फिर बातचीत करेगी, या फिर कमेटी में बैठेगी और फिर देखा जाएगा कि क्या बनता है? देखिए, इसको मौलाना कह चुके हैं, उसमें पहले ही उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर फर्ज कर लीजिए बाकी करना होता तो अभी तक कर लिया होता। अगर बाकी चीज़ों पे वोट करना होता तो हमने वोट नहीं किया, तो तंग आके उन्होंने जो ना उसको जिस हद तक आया मामला उस हद तक बिल लाए ना, तो बाकी चीज़ों को एग्री नहीं किया। तो अगर वो चीज़ वापस दोबारा लाएंगे तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। हाँ, अगर कोई गलतियाँ अगर ऐसी हैं जिसको अगर कोई दुरुस्त करना है, इसमें कहीं काम में फुल स्टॉप की गलती है, कहीं और जो है ना वो फर्ज कर लीजिए ये जजों वाले मामले में कि अगर सीरियल नंबर 3 पे जो है वो गिरफ्तार कर देते तो क्या होता। इस यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी है, कोई और किसी जगह पे ऐसी बात समझ में आती है, कोई इवेंचुअलिटी की सूरत में जो है चीज़ें आंसर नहीं होती, तो उसको फिर देखा जा सकता है। मगर बाकी चीज़ें जो रिजेक्ट की हैं वो रिजेक्टेड है। सही। अच्छा, अगर ये इसी 26वीं तरमीम में इस्लाह के लिए वो कोशिश करते हैं तो आपका ताउन गैर मशरूत होगा, या आप फिर कोशिश करेंगे कि मज़ीद आप स्पेस ले सकें और जो चीज़ें आपकी नहीं मानेंगी अब मनवा लें? देखिए, हमारी जो यही चीज़ें थी, हमारी चीज़ें तो हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पे था मामला, एक वक्फ इमलाक इस्लामाबाद में उस बिल पे था, वो अभी तक एक चीज़ रहती है। और 5-6 जो है ना वो अमेंडमेंट्स हमारी शरीयत कोर्ट के इस्लामी काउंसिल के हवाले से, सूद के हवाले से थी, वो हमने तकरीबन कैरी करवा ली है। अब उसमें अगर कोई मुल्क के लिए अच्छी चीज़ लाते हैं तो हम साथ चल भी सकते हैं कि कोई अगर फर्ज कर ले कोई क्लैरिटी किसी चीज़ में चाहिए, मगर बाकी ये चीज़ें जो है कि जिसमें हाई कोर्ट के इख्तियारात कम कर दें, जिसमें मैट्रिक कोर्स ले आए, इस तरह से जो है ना बातें वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। अच्छा, ये बताएं अभी ये एक चल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई से नाराज़ हैं कि आपने वोट क्यों नहीं किया जब हमारा तय हो गया था, और उसके बाद यानी आपको वोट करना चाहिए था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बात पर कि आप कमेटी में नहीं आए,
और उसकी वजह से 2/3 जो पार्लिमानी कमेटी थी, आपने वादा किया था, आप उसमें नहीं आए और जिसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब के हक़ में सिर्फ एक वोट आया। ऐसी कोई बात है, कोई ऐसे नाराज़गी चल रही है? नहीं, मेरी आज गौर खान से बात हुई है, बैरिस्टर गौर से बात हुई है। आज उन्होंने कहा कि मैंने कोई चीज़ रखी थी उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि बैठना, इस पे बैठना चाहिए। अच्छा। तो मौलाना सरगोदा गए हुए थे, जनाब नगर गए हुए थे। अच्छा। तो शायद आज पहुंच गए होंगे, मगर कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये वोट ना करने वाला नैरेटिव भी मौलाना साहब ने जो है वो पीटीआई को कहा था कि आपका नैरेटिव ये बनता है। और कमेटी में अलबत्ता मैं उनके लिए गया था, से मेरी भी बात हुई है कि वो बैठ जाते तो शायद कोई ज्यादा बेहतर बात होती, इस तरह ना होता। तो बहरहाल वो अलग से पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी है, अपनी उनका हक है, स्ट्रेटजी उनकी अपनी अलग से होती है। जी। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था, तो पीटीआई ने किसी मौके पे मौलाना को ये यकीन दहानी करवाई थी कि उनकी ये शराइत मंजूर हो जाती है तो वो भी इस तरमीम के हक में वोट कर देंगे? नहीं, उसमें यकीन दहानी नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो है ये नैरेटिव भी मौलाना ने दिया था उनको कि आप वोट ना करिए। मगर जो चीज़ें हमने जो चीज़ें जो मतलब रिड्यूस करके लाए थे, उसमें पीटीआई जो है वो तकरीबन उन्होंने कहा कि जी हाँ, आपने सारा जो है इसका जो गलत बातें हैं वो इससे निकाल दी हैं।